उसके बाद कुछ ये प्रिंसिपल टर्म्स हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट में उसमें आ सकता है ये, परफॉर्मा इनवॉइस सूचनार्थ बीजक। जो कंसाइनर है वो कंसाइनी को भेजेगा ये इनवॉइस। नॉर्मली ये सिंपल इनवॉइस जो होता है उसके जैसा ही होता है, बट ये पेमेंट लेने के पर्पज़ से कंसाइनी के पास नहीं भेजा जाता। इसमें सिर्फ डिटेल्स दी जाती हैं किसके रिगार्डिंग, हमारे गुड्स से रिलेटेड। हमारे गुड्स कैसी है, कितनी है, यानी कि उसकी क्वांटिटी क्या है, उसका टोटल वेट कितना है, उसका रेट कितना डिसाइड किया हुआ है, मैक्सिमम रेट उसका कितना रखना है, मिनिमम किस रेट पे जो कंसाइनी है वो हमारे गुड्स को सेल कर सकता है, ये सब। उसके बाद है कमीशन। कमीशन जो सेंडर है वो रिसीवर से मतलब उसको पे करेगा ये, यानी कि जो प्रिंसिपल है एजेंट को पे करेगा। क्यों पे करेगा? क्योंकि एजेंट ने उसके लिए काम किया है। एजेंट ने कमीशन के बदले में ही जो सेलर है यानी जो सेंडर है, जो प्रिंसिपल है, जो प्रोड्यूसर है, उसकी गुड्स को सेल किया है। तो सेल वैल्यू का तो वो मतलब ऑनरशिप उसके पास नहीं आएगी, क्योंकि सेल वैल्यू तो प्रोड्यूसर के पास ही जानी है, लेकिन उसको भी तो कुछ ना कुछ मिलेगा। उसको क्या मिलेगा? कमीशन, क्योंकि उसने काम किया है, सेल किया है उसकी गुड्स को प्रिंसिपल के बिहाफ पे। तो नॉर्मल कमीशन के अलावा कई टाइप के कमीशन होंगे। फर्स्ट है डेल क्रिएटर कमीशन, परिशोध कमीशन। नॉर्मल जो कमीशन मिला वो क्यों मिला? क्योंकि एजेंट ने प्रिंसिपल के लिए कुछ काम किया है। कुछ काम कौन सा? सेल करने का काम किया। लेकिन ज़रूरी तो नहीं है कि जैसे हमारा नॉर्मल बिजनेस होता है, हम खुद अपना सामान बेचते हैं, तो वहाँ पे जैसे बैड डेट्स होते हैं तो कंसाइनमेंट अकाउंट में बैड डेट्स नहीं होंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं होती। एजेंट के थ्रू भी जब हम कोई माल बेचते हैं तब भी हमारे पास में बैड डेट्स आ सकते हैं। तो अब इन बैड डेट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? हमने तो डायरेक्ट अपने कस्टमर को गुड्स नहीं बेची है, किसने बेची है? एजेंट ने। तो एजेंट है वो डेल क्रिएटर कमीशन हमसे लेगा और रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेगा बैड डेट्स की। यानी कि अगर बाय चांस बैड डेट्स होते हैं तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनसे पैसा निकलवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन ले लेता है? एजेंट ले लेता है। बदले में हम क्या पेमेंट कर देते हैं? डेल क्रिएटर कमीशन, परिशोध कमीशन। उसके बाद है ओवर राइडिंग कमीशन। नाम से ही पता लग रहा है अधिभावी, अधि यानी कि ज़्यादा होना। हमने जो रेट डिसाइड की हुई है, कंसाइनी को बताई हुई है कि कोई भी गुड्स है वो 100 रुपये पर यूनिट बेचनी है, 150 रुपये पर यूनिट बेचनी है, हम मैक्सिमम रेट उसका डिसाइड कर देते हैं। बट कई बार क्या हो सकता है कि जो एजेंट है वो उससे ज़्यादा प्राइस में हमारे गुड्स को सेल कर पाता है। अगर वो ऐसा कर पा रहा है तो उसे ओवर राइडिंग कमीशन दिया जाता है, क्योंकि अब उसे मोटिवेट हम करना चाह रहे हैं। उसने हमारे लिए अच्छा काम किया है, हमारी प्राइस को और ज़्यादा उसने बढ़ा दिया फ्यूचर में भी, ताकि उसको मोटिवेट किया जा सके, तो ओवर राइडिंग कमीशन हम देते हैं। ओवर राइडिंग जो कमीशन है इसकी जो कैलकुलेशन रहेगी वो जितने ज़्यादा सेल वैल्यू हम लेके आए उसके ऊपर कैलकुलेट करी जाती है। उसके बाद है एक्सपेंस ऑन कंसाइनमेंट। हमारे जो कंसाइनमेंट के खर्चे हैं वो 2 लेवल पे हो सकते हैं। एक तो हमारे जो गुड्स है वो कंसाइनी तक पहुंचाने के, उसके बाद कंसाइनी तक वो गुड्स पहुंच गई, उसके बाद उसके ऊपर जो खर्चे किए जाने हैं। तो कंसाइनी के वेयर हाउस तक पहुंचाने के जो खर्चे हैं उनको नॉन रिकरिंग एक्सपेंस बोला जाएगा। और कंसाइनी के वेयर हाउस तक हमारी गुड्स पहुंच गई, उसके बाद के जो खर्चे हैं उनको बोला जाता है रिकरिंग एक्सपेंस। जैसे कि अभी हमारे पास में प्रोड्यूसर के पास ही गुड्स रखी हुई है, तो यहाँ से कंसाइनी के पास हमने हमारी गुड्स को पहुंचाना है, तो उस गुड्स को लोड करवाना है, अनलोड भी करवाना है, रास्ते का बीमा भी करवाना है, ऑक्ट्री भी उसके ऊपर हमने पेमेंट करनी पड़ेगी, भाड़ा भी हमें पेमेंट करनी पड़ेगा। तो ये नॉन रिकरिंग एक्सपेंस है। इसके अलावा हमारा जो गुड्स है वो वेयर हाउस में पहुंच गया, अब वेयर हाउस में फ्री में नहीं रखा जाता, उसके लिए रेंट पेमेंट करना पड़ता है। रिपेयरिंग एक्सपेंस हो सकते हैं, सेल एक्सपेंस हो सकते हैं, या फिर जो गोदाम में भी रखे हुए सामान का बीमा हम करवा सकते हैं, वो सब खर्चे रिकरिंग एक्सपेंस में। अब इनकी जो पेमेंट है वो कौन करेगा? इनकी जो पेमेंट है वो हमेशा ही प्रिंसिपल को करनी पड़ती है। एक बार तो मान लो कि ये वाले खर्चे हैं वो
जो कंसाइनी पे कर देता है, लेकिन ये बाद में किससे मांगता है? कंसाइनर से। उसके बाद है अकाउंट सेल। ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जो कंसाइनी भेजता है कंसाइनर को। अब इसमें ये डिटेल डालता है कि इतनी गुड्स आपने मेरे को भेजी थी, इसमें से इतना बचा हुआ है, इतनी मैंने सेल कर दी है, किस रेट पे मैंने सेल करी है, और कितना पैसा मेरे पास आ गया है, और कितना अब मेरा कमीशन बन गया। यानी कि मुझे आपसे इतना कमीशन लेना है और आपने जो गुड्स भेजी थी उतने वैल्यू पे मैंने सेल कर दी। मान लो कि जो गुड्स आपने मेरे पास में भेजी थी वो मैंने 1,00,000 रुपए में सेल कर दी और मेरा कमीशन 10,000 रुपये बन रहा है, तो 90,000 का पेमेंट करने के लिए मैं लायबल हूँ, ऐसा इस स्टेटमेंट में लिखा जाता है।